आज हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 4.3 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 4.3 के अंतर्गत हम लोग द्विघाती सूत्र को सिद्ध किए थे और उसी द्विघाती सूत्र के द्वारा हम लोग यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 को हल कर रहे हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन हम लोग पिछला क्लास में बना चुके थे। चौथा क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो दिया गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो इसमें रहमान की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पहले वर्तमान आयु हम लोग मान लेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से हम लोग लिख लेंगे 3 वर्ष पूर्व की आयु लिखनी है और 5 वर्ष बाद की। तो पहले 3 वर्ष पूर्व की आयु लिखिए। 3 वर्ष पूर्व आयु, तो 3 वर्ष पूर्व के मतलब पहले का, तो पहले मतलब घट जाएगा, तो क्या होगा x - 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद आयु क्या होगा। ये 5 वर्ष बाद के मतलब बाद का, इसका मतलब कि बढ़ेगा। अभी जो आयु मेरा है उसके बाद में जब हम आयु निकालेंगे तो बढ़ता है, तो यहां इसमें जोड़ देंगे हम लोग x + 5 वर्ष। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर दिया है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात के आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या है, इसके नीचे 1 छुपा है, तो उल्टा कर देंगे 1/x - 3 यानी रेसिप्रोकल कर देना है ये, और इसको भी उसी तरह। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से हमको क्या मिलेगा 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 = 1/3। यही मेरा समीकरण होगा, इसी को हम लोग को हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लघुत्तम ले लेंगे x - 3 × x + 5। फिर यहां पर हमको क्या मिलेगा x + 5 + x - 3 = 1/3। तो हमको क्या प्राप्त होगा 2x, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, बटा में मिलेगा हमको x² + 5x - 3x - 15 = 1/3। क्या मिलेगा हमको 2x + 2 बटा में x² + 2x - 15 = 1/3। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे x² + 2x - 15 से 1 में गुणा होगा तो इतना ही होगा, 3 से इसमें गुणा कर दीजिए 6x + 6 हो जाएगा। x² + 2x, ये 6x इधर आ जाएगा -6x - 15 और 6 भी इधर आ जाएगा -6 = 0। यहां पर हमको क्या मिल गया x² - 4x - 21 = 0। ये हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया। इसी को हम लोग या तो मध्य पद तोड़ के आप बनाइए या पूर्ण वर्ग बना करके आप इसका हल ज्ञात कर सकते हैं, या द्विघाती सूत्र से, जो भी आपको पसंद आए। तो यहां पर हम कर रहे हैं द्विघाती सूत्र से a = 1, b = -4, c = -21। तो लिखेंगे a = 1, b = -4, c = -21। तो b² - 4 इसे यहीं पर लिख लेते हैं, -4 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -21, 16 माइनस प्लस हो जाएगा, 21 से 84 हो जाएगा, 84 और 16 100 होगा। अब हम लोग लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या लिखेंगे x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। तो चलिए मान रखिए b का क्या है -4, सूत्र में माइनस है और ये b का मान माइनस है, तो कोष्टक में कर देंगे
बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको 100 मिला है, बटा में 2a, a हमारा 1 है, तो हमको मिल गया 4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, बटा में 2। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस, तो 4 प्लस 10/2 हो जाएगा और एक हो जाएगा 4 माइनस 10/2, तो हमको मिल जाएगा 14 बटा में 2 और माइनस 6 बटा में 2। हम लोग हल करेंगे तो 7 और माइनस 3 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए 7 तो मान्य होगा क्योंकि आयु है, आयु प्लस में होती है, लेकिन -3 अमान्य हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि चूंकि x = -3 अमान्य है। क्यों अमान्य है आपको बताया जा चुका है, क्योंकि आयु जो होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसलिए यहां पर x बराबर 7 पर हम लोग निकालेंगे रहमान की आयु। तो रहमान की आयु क्या होगा, रहमान की वर्तमान आयु हम लोग 1 वर्ष माने हैं, 1 वर्ष बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा। देख रहे हैं आप लोग कितना आसानी से हम लोग द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं। आप लोग मध्यपद तोड़ के भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग पीछे वाले एक्सरसाइज में बनाए हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है इतना लंबा, इससे छोटा सा में बन जाएगा मध्यपद तोड़ के, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो पहले हम लोग किसी भी एक विषय का अंक मान लेते हैं। माना कि गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर x, और अंकों का योग 30 दिया है, यानी कि अंग्रेजी में और गणित में अंकों का योग जो होगा वो 30 होगा। तो पहले यहां पर हम लोग लिख लेंगे अंकों का योग बराबर 30, अंकों का योग बराबर 30, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं दोनों का योग 30 है, तो 30 से x घटा देंगे। क्यों, जैसे मान लीजिए कि उसको मैथ में 10 आया है और इंग्लिश में कितना आएगा, दोनों का योग 30 है, तो आप मैथ वाला अंक 30 में से घटा देंगे तो इंग्लिश वाला अंक प्राप्त हो जाता है। उसी तरह यहां पर 30 - x लिख दिया गया। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या दिया है देखिए, बोल रहा है कि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो पहले दोनों ये अंक लिखिए, x और हम लोग लिख देते हैं 30 - x और इक्वल टू हम लोग कर देते हैं 210। लेकिन अभी ये समीकरण नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग को इसमें लिखना है। तो बोल रहा है गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित का हमारा x है, इसमें 2 अंक अधिक यानी कि जोड़ देंगे। ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो 3 अंक कम कर दीजिए इसमें अंग्रेजी में, और तब इसका गुणनफल 210 होगा। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, x + 2 और ये हो जाएगा आपका 30 में से 3 जाएगा तो 27 - x बराबर 210। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 27x - x² + 54 - 2x = 210, या -x², 27x में से 2x जाएगा तो 25x हो जाएगा, प्लस 54 = 210। इन तीनों को उस साइड लेके जाइए, तो ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये भी जाएगा तो माइनस हो जाएगा। पहले से ये है तो पहले उसको लिख लीजिए, -54 = 0। ध्यान दीजिएगा, x² -25x, इसको घटाइए, 10 में से 4 गया 6, ये बचा 10 में से 5 गया 5, 156 बचा प्लस में = j। ठीक है,
इसको आप किसी भी तरह से हल कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। या तो आप मध्यपद तोड़ लीजिए या आप इसमें द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। a बराबर 1, b बराबर -25, c बराबर 156। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac यहीं पर लिख लेते हैं। -25 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 156, ये होगा 625। ये गुणा कर लीजिए, 4 2 बचा, 5 के 20 2 22, 2 बचा, 4 के 4 6 बचा, यानी 625 से 624 जाएगा तो क्या मिलेगा हमको 1। तब हम लोग लिखेंगे यहां पर द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से हमको क्या मिलेगा, x बराबर -b, देखिए -b हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 मिला है, बटा में 2a, a मेरा 1 है, इक्वल टू क्या मिला 25 प्लस माइनस 1 बटा में 2। एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले लीजिए तो 25 प्लस 1 बटा में 2, और एक बार नेगेटिव चिन्ह ले लीजिए तो 25 माइनस 1 बटा में 2। देखिए 26 बटा 2 यानी 13 हो जाएगा, और ये 24 बटा में 2 12 हो जाएगा। यहां पर दोनों x का दोनों मान मान्य होगा, क्योंकि यहां पर हम लोग को जो दोनों पॉजिटिव प्राप्त हुआ है, इसमें हम लोग को निकालना क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों विषयों द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो दोनों अंकों पर हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे x इक्वल टू 13 पर गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर 13, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर है 30 माइनस x बराबर 30 माइनस 13 बराबर हो जाएगा आपका 17। ठीक है, x इक्वल टू 12 पर गणित में प्राप्त अंक बराबर x है, तो हम लोग 12 लिख देंगे, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर हमको मिला है 30 माइनस x, तो 30 माइनस x कर देंगे तो हो जाएगा 30 माइनस 12 बराबर होगा 18। ये दोनों आंसर होगा, एक होगा पहला आंसर होगा आपका 13 17 और दूसरा आंसर होगा 12 18, क्योंकि 13 और 17 को जोड़ेंगे तो भी 30 होगा, और 12 18 को जोड़ेंगे तो भी 30 होगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 6 देखते हैं, इसमें आयत की बात कर रहा है, आयताकार खेल की। तो ये देखिए यहां पर एक फिगर बना रहे हैं आयत का, ये फिगर हुआ, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो मान लो देखिए इसमें ये बड़ी भुजा हुआ, ये छोटी भुजा हुआ, और ये विकर्ण हो गया। तो छोटी भुजा को हम x ले लेते हैं, तो मान लेते हैं हम यहां पर कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x, इसमें इकाई दिया है मीटर दिया है, तो हम इसको भी मीटर लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए क्या दिया है कि उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, कौन, विकर्ण। तो एक विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ये बड़ी भुजा इस भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो इसमें क्या हो जाएगा x प्लस 30। तो हम लोग यहां पर पहले लिख लेंगे कि विकर्ण बराबर x प्लस 60 सेंटीमीटर, x प्लस 60 मीटर, और बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 मीटर। और आप लोग जानते हैं कि आयताकार खेत के प्रत्येक शीर्ष पर, यानी कि आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर एक विकर्ण हम लोग ये खींचे हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, यानी कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो समकोण है, यानी राइट एंगल है। तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां पर आप लोग किसी इन दोनों में से किसी को लंब और किसी को आधार मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कर्ण तो हमारा सेम है, x प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लंब है हमारा x और आधार हम लोग मान लेते हैं x प्लस 30 को, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखिए, x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 यानी कि 120x प्लस 6 1 36 यानी 3600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। तो एक एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, इन दोनों को उधर कर देंगे। तो पहले उधर वाला लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये इधर जाएगा तो माइनस 120x होगा और ये इधर जाएगा तो माइनस 3600 होगा इक्वल टू 0। हमको एक समीकरण मिल गया, देखिए 60x माइनस 120x तो हो जाएगा माइनस 60x और 3600 में से 900 जाएगा तो 2700 हो जाएगा, तो माइनस लिखेंगे 2700 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग इसको मध्य पद भी तोड़ सकते हैं या हम लोग द्विघात सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए। तो चलिए हम मध्य पद तोड़ते हैं इसका। देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहां पर हम लोग x कमन कर लेंगे तो x माइनस 90 मिलेगा, यहां पर 30 कमन कर लेंगे तो x माइनस 90 मिलेगा। हमको दो गुणनखंड मिल गया, एक मिला x माइनस 90 और एक मिला x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहां पर करेंगे क्या, x माइनस 90 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर हो गया 90। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। x प्लस 30 बराबर 0 करते हैं तो हमको मिलेगा x बराबर माइनस 30। और ध्यान दीजिए आयत की लंबाई जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, यानी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये अमान्य हो जाएगा, ये मान जो होगा वो अमान्य होगा। तो हमको x का क्या मान मिल गया, 90। अब 90 पर हम लोग इसका आंसर देंगे। इसमें दिया है खेत की भुजाएं ज्ञात करें, तो लिखेंगे इसलिए खेत की भुजाएं। तो भुजाएं में कौन कौन भुजा है, बड़ी भुजा और छोटी भुजा। तो लिखिए बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 मीटर, तो बराबर हो जाएगा x प्लस 30 में x का मान रखिए 90 प्लस 30 मीटर बराबर हो जाएगा 120 मीटर। और छोटी भुजा बराबर आप लिखे हैं x मीटर, तो आप लिख देंगे 90 मीटर। यही आंसर होगा, ठीक है। यानी कि उस खेत की हम लोग लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। तो पहले संख्या मानिए, माना कि पहली संख्या बराबर x ले लीजिए और दूसरी संख्या बराबर y ले लीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि एक चर में हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। चलिए आगे हम लोग बदल लेंगे इसको, चिंता नहीं करना है। प्रश्न से देखिए क्या दिया है हमको, दोनों के वर्गों का अंतर 180 है, तो इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग 180 है अंतर। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। और बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या ये है तो छोटी संख्या y स्क्वायर, बड़ी संख्या यानी कि x का 8 गुना है तो 8 से गुना कर देंगे तो y बराबर 8x, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 के y स्क्वायर का मान 1 में रख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से यहां आ जाते हैं।
ये 8x यहां रखिए तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180 या x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको गुणनखंड करते हैं। तो मध्य पद तोड़ेंगे या द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम लोग यहाँ पर मध्य पद तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कमन करिएगा तो x माइनस 18 मिलेगा। यहाँ पर प्लस 10 कमन करिएगा तो x माइनस 18 मिलेगा। हम लोग x माइनस 18 को कमन कर लेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। और अब हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 18 को हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा x बराबर 18 और x प्लस 10 को भी 0 के बराबर करेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस 10 बराबर 0 या x बराबर माइनस 10। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप संख्या माने हैं और x जो है वो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या जो होगी वो कभी छोटी नहीं होगी या ऋणात्मक नहीं होगी, क्योंकि एक मान 18 मिला है, एक मान माइनस 10 मिला है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसको हम लोग अमान्य कर देंगे, ये अमान्य हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसकी संख्या बोल रहा है निकालने के लिए दोनों संख्याएं ज्ञात करें तो लिखेंगे कि इसलिए पहली संख्या बराबर हो जाएगा हमारा माइनस x बराबर 18 और दूसरी संख्या बराबर हमको मिल जाएगा y लिए हैं तो दूसरी संख्या y है और y हमको कैसे निकलेगा, इससे ध्यान दीजिएगा। तो y बराबर जब यहां पर लिखेंगे यहां पर तो y बराबर क्या मिल जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 8x में x का मान रखिए h इंटू 18। ठीक है, इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2 इंटू 4 और 18 को लिखेंगे 2 इंटू 9। ठीक है, तो चलिए 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया देखिए तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। दूसरी संख्या हमको 12 मिल गया। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग इसमें दिया गया है, हल करना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं, तो लिखते हैं रेलगाड़ी की चाल। आप लोग माना कि लिख लीजिएगा, छूट गया है। रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहले दूरी हम लोग लिख लेंगे, तो दूरी बराबर हमको दिया है 360 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग समय निकाल लेंगे कि रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा में चाल यानी 360 बटा में 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यहां पर लिखेंगे फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होने पर, अधिक होने पर नई चाल, नई चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस पर भी हम लोग समय निकालेंगे, इस चाल पर भी। तो लिखेंगे इसलिए नई समय, यानी कि नया समय क्या होगा, नया चाल पर नया समय मिलेगा। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल। दूरी वही है हमारा 360 किलोमीटर और चाल मेरा मिल जाएगा x प्लस 5, ये घंटा हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग प्रश्न से इसमें देखेंगे कि प्रश्न में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख करेंगे, प्रश्न से हम लोग पहले दोनों समय को लिख दीजिए, 360 बटा में x और इधर कर दीजिए 360 बटा में x प्लस 5। अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा ये जो है 12 घंटा में तय करता है और ये 11 घंटा में तय करता है, क्योंकि इसकी चाल अधिक है तो इसमें समय कम लगेगा और इसका चाल कम है तो इसमें समय अधिक लगेगा। तो इसमें 12 घंटा में ये तय कर रहा है, ये 11 घंटा में। एक उदाहरण हम बता रहे हैं यहाँ पर समझाने के लिए। तो इससे 1 घंटा कम समय ये ले रहा है, तो हम एक इधर जोड़ेंगे कि इधर जोड़ेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा। हमको एक इधर जोड़ना पड़ेगा, तो इधर जोड़ेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर +1 कर देंगे और इसी को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो 360 बटा में x है और इधर हम लोग एलसीएम ले लेंगे x प्लस 5, तो क्या मिलेगा 360 प्लस x प्लस 5। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो इससे पहले कीजिए 360x प्लस x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 360x प्लस, अब 5 से गुणा कीजिए, 5 0 0, 5 से 31, 3 बचा, 25 15 3 1800। यानी अब यहाँ पे देखिए 360x खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 5x और 1800 को इधर लेके आ जाइए, -1800 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए इसका मध्य पद तोड़ते हैं। x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। x कमन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा x प्लस 45, इसमें 40 कमन करेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 16, 4 + 20, 45 होगा। हमको क्या मिल जाएगा x प्लस 45 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो ये उसके बराबर 0 करते हैं बारी बारी से। तो x प्लस 45 बराबर हम लोग 0 करेंगे तो x बराबर मिलेगा -45। ये अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा? क्योंकि रेलगाड़ी की चाल जो होती है वो निगेटिव नहीं होती है। दूसरा लिखेंगे और x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमको मिल जाएगा 40। तब लिखेंगे किसी रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा लिखे हैं हम लोग यहाँ पर, तो लिख देंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है नल और हौज पर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन दिया है कि बड़ा व्यास वाला जो नल है वो हौज को भरने में जितना समय लेता है, छोटे नल वाले जितना समय लेता है उससे 10 घंटा कम। यानी कि बड़ा वाला जो व्यास वाला नल है वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय में हौज को भर दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या किया है, बड़े व्यास वाले नल को नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय हम लिए हैं x घंटा और छोटे वाले नल को x प्लस 10 घंटा। क्योंकि इसमें से 10 घंटा हम लोग घटाएंगे तो x प्लस 10 माइनस 10 करेंगे तो 10 खत्म हो जाएगा, x घंटा आ जाएगा। तो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम हो गया बड़ा वाला व्यास वाला नल का। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके 1 घंटा का कार्य लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर चुकी कर लेंगे, लिखेंगे कि बड़े व्यास वाले नल का 1 घंटा का कार्य, 1 घंटा का कार्य बराबर क्या होगा, इसको हम लोग उल्टा कर लेंगे, 1/x भाग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो यदि x घंटा में भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, उसका मतलब ये हुआ। तो 1 घंटा का कार्य हो जाएगा 1/x, उल्टा हो जाता है। उसी तरह छोटे व्यास वाले और छोटे व्यास वाले नल का 1 घंटा का कार्य, इसका भी हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x प्लस 10 भाग ये भी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है कि दोनों नल एक साथ जो है वो 9.3/8 घंटों में भर देते हैं। तो उसको हम लोग लिखेंगे यहां पर प्रश्न से हम लोग लिखेंगे कि
दोनों नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय हमको यहां पर दिया है, वो लिखेंगे। कितना दिया है देखिए, 9.3/8 घंटा। यानी इसका भी हम लोग भिन्न में तोड़ लेंगे। 9 × 8 72 हो गया, 72 में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा, यानी 75/8 घंटा। ठीक है, इसके भी 1 घंटा का कार्य निकालेंगे तो लिखेंगे दोनों नल के 1 घंटा का कार्य, 1 घंटा का कार्य। तो यहां पर आप लोग देखें ना कि 1 घंटा के कार्य निकालने के लिए हम लोग क्या किए, वो जितना घंटा में भरता था उसको व्युत्क्रम कर दिए। यानी इसके नीचे 1 छुपा है तो 1/x हो गया, इसके नीचे 1 छुपा है तो 1/x + 10 हो गया। देख रहे हैं ना, उसी तरह ये भी हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इसके नीचे 8 है तो 8 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 8/75 हो जाएगा। और यहां पर लिख देंगे हम लोग भाग उसी तरह। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नल के 1 घंटा के कार्य का मतलब पहला नल के 1 घंटा के कार्य प्लस दूसरा नल के 1 घंटा के कार्य बराबर कितना भाग होगा। तो पहला नल के 1 घंटा के कार्य कितना है, हम लोग यहां पर लिख देंगे 1/x, और दूसरा नल के 1 घंटा के कार्य क्या है, x + 10, और बराबर हमको क्या मिल गया 8/75। अब हम यहां पर इसी को हल करेंगे, ये समीकरण को, तो हमको एलसीएम मिल जाएगा x × x + 10, तो यहां होगा x + 10 प्लस x बराबर 8/75 हमको मिलेगा। यहां पर हम लोग जोड़ लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2x + 10 बटा में x² + 10x = 8/75। हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहां पर, तो हमको मिलेगा 8x²। यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये कॉमन मिलेगा 2 यहां पर, तो x + 5 मिल जाएगा बटा में x² + 10x = हमको मिल जाएगा 8/75। ठीक है, ये 2 से कटा दीजिए 4 बार में। हाँ, यहां पर देखिए लाइन खींच देते हैं। चलिए अब हम लोग को क्या मिला, x + 5 बटा में x² + 10x = 4/75। अब हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x² + 40x बराबर इसमें गुणा करेंगे 75x प्लस 5 से इसमें गुणा करेंगे 5 × 5 25, और 5 × 7 35, 2 37 हो गया 375। इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो 4x² + 40x - 75x - 375 = 0। यहां पर देखिए हमको क्या समीकरण मिल गया, 4x² - 35x, ये घटेगा 35x हो जाएगा, -375 = मध्य पद तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा देखिए, 4x² - 60x और प्लस में हो जाएगा आपका 25x - 375 = 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 60 से 25 जब हम लोग घटाएंगे तो हमको 35 मिल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का गुणा कीजिएगा तो इसका और इसका गुणनफल के बराबर होगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा देख लीजिए, 4x कॉमन मिलेगा। तो 4x कॉमन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, x - 15, x - 15 मिल गया, और दूसरा इसमें 25 कॉमन मिलेगा तो पहले 25 कॉमन कर लेंगे। x - 25 से जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो 15 बार में ये विभाजित हो जाएगा, तो लिखेंगे 15 = 0। तो हमको x - 15 कॉमन मिल गया, और दूसरा मिला 4x + 25 = 0। तो दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे तो x बराबर हमको यहाँ पर 15 मिल गया, और दूसरा वाला को हम लोग 0 करेंगे, 4x + 25 = 0। तो 4x बराबर हमको मिल गया -25, या x बराबर हमको मिल गया -25/4। और ध्यान दीजिए कि आप x क्या माने हैं, तो x यहाँ पर हम लोग समय माने हैं, और समय जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग अमान्य कर देंगे, ये अमान्य हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग को क्या निकालना है कि बड़े व्यास
के नल द्वारा कितना समय लगा है और छोटे व्यास वाले नल से कितना समय लगा है, वही हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसलिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय हम लोग x घंटा लिए हैं, तो x घंटा लिख देंगे और x का मान रख देंगे, हमारा 15 घंटा हो जाएगा। ठीक है। और छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय हमको मिला है x + 10 घंटा। इसमें हम लोग x का मान रख देंगे, तो 15 + 10 घंटा हो जाएगा, यानी हमको क्या मिलेगा 25 घंटा। यानी हमको जो पूछ रहा था वो हमको प्राप्त हो गया है। आप लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसानी से बन जाएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। तो हो सकता है इसी पे आधारित क्वेश्चन कोई दूसरा मिल जाए आप लोग को, तो ये क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कैसे बन रहा है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहराव को यहाँ पर ध्यान में नहीं रखना है कि कौन सी गाड़ी कहाँ रुकी है, उससे हमें मतलब नहीं है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ी के औसत चाल पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा ले लिए हैं और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिए हैं, क्योंकि इससे 11 किलोमीटर ये अधिक तेज चल रही है। और यहाँ पर कुल दूरी हमको मिला है 132 किलोमीटर। तो हम लोग लिखेंगे कुल दूरी बराबर 132 किलोमीटर। अब हम लोग लिखेंगे कि सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, यानी कि 132 किलोमीटर जो होगा वो पार करने में कितना समय लेगा ये सवारी गाड़ी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में 4। दूरी हमारा कितना है 132, और गाड़ी कौन सी है सवारी गाड़ी का मतलब सवारी रेलगाड़ी, ध्यान दीजिएगा। दूरी बटा में 4, तो दूरी है 132 और 4 है हमारा x, तो हम लोग लिख देंगे 132 बटा में x घंटा। और एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, दूरी वही है, चाल बदल गया है, x + 11, तो घंटा लिख देंगे यहां। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से हम लोग को क्या बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन पीछे हम लोग बना चुके हैं एक। तो प्रश्न से पहले हम लोग दोनों का समय लिख लेते हैं, एक का समय इधर कर देते हैं और एक का समय हम इधर कर देते हैं। अब फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इस शर्त को हम लोग पूरा करेंगे कैसे बराबर हो। इसमें बोल रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मान लीजिए कि ये 10 घंटा में पूरा कर रही है, तो ये 9 घंटा में पूरा कर रही है। तो हम लोग इसमें 1 जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा, क्योंकि हमको तो बीच में बराबर का चिन्ह दिया है, तो हमको इसको बराबर करना है, तो हम 1 इधर भी जोड़ देंगे, यानी कि 1 घंटा जो कम समय लेती है उसको हम लोग इधर जोड़ देंगे और हम लोग को ये समीकरण प्राप्त होगा। इसी से हम लोग हल करेंगे, तो 132 बटा में x बराबर लघुत्तम ले लेंगे, x + 11 हो जाएगा। 132 + x + 11 मिलेगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे। चलिए पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद करिएगा। तो 132 और 11 कितना मिला, 2 × 3 143 + x बटा में x + 11। ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 143x + x² बराबर इससे इसमें गुणा कीजिए 132x और +11 से इसमें गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, फिर 11 × 3 33 और 2 35, 3 बचा, 11 और 3 14, यानी 1452 हो गया। उसको इधर लेके आइए,
तो एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद 143x और ये इधर आएगा 132x हो जाएगा माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो इसको घटाइए, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी कि प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू। चलिए इसका मध्य पद तोड़ लेते हैं। तो मध्य पद तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 35x माइनस 1452 इक्वल टू 0। आप लोग तोड़ के देख लीजिएगा, x कमन हुआ, x प्लस 44, इसमें 33 कमन होगा तो इसमें भी मिलेगा x प्लस 44 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमको दो गुणनखंड मिला, एक मिला x प्लस 44 और एक मिला x माइनस 35 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 44 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी हमको मिलेगा x बराबर माइनस 44, यानी कि ये अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य होगा, क्योंकि कोई भी रेलगाड़ी की चाल जो होती है वो ऋणात्मक में नहीं होती है, यानी निगेटिव नहीं होता है। तो दूसरा हम लोग करेंगे अब x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो x बराबर 33 हो गया, यानी यही हमारी x का मान होगा। अब हम लोग इसी पर रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हम लोग लिख लेंगे 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, गाड़ी का मतलब रेलगाड़ी, ध्यान दीजिएगा, गाड़ी की औसत चाल बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें x का मान रख देंगे 33 प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो हम लोग इसको जोड़ देंगे, हमको मिलेगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन एक बचा है 11 नंबर, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात है। दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है हम लोग को। तो ये ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि दोनों वर्ग की भुजा को हम लोग पहले मान लेंगे। यहाँ पर मान लिए हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो शर्त दिया है उसको लिखेंगे प्रश्न से। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग हमको दिया है 468 मीटर स्क्वायर। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग का मतलब पहला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल। पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, x स्क्वायर, और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, y स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कर लेंगे हम लोग दोनों का। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468, इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 1। फिर हम लोग देखेंगे, लिखा है परिमापों का अंतर। परिमापों का अंतर का मतलब पहला वर्ग का परिमाप जो होगा वो दूसरे वर्ग के परिमाप से घटाएंगे हम लोग, यानी कि पहले वर्ग के परिमाप में से दूसरा वर्ग का परिमाप घटाएंगे तो 24 मिलेगा। यहां पर यही हमको क्वेश्चन दिया गया है कि पहला वर्ग का परिमाप और दूसरा वर्ग के परिमाप का अंतर 24 मीटर है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर पहला वर्ग के परिमाप का क्या सूत्र होगा, 4 गुणे भुजा यानी कि 4x, दूसरा वर्ग के परिमाप 4y बराबर क्या मिलेगा 24। x यहाँ पर 4 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस y बराबर हमको मिल जाएगा 24। ये कट जाएगा 4 से 6 बार में, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, x बराबर लिखिए, y को इधर कर दीजिए या y को लिखिए। तो चलिए हम y को कर देते हैं उधर, तो y इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 6 इधर आएगा x माइनस 6 मिल जाएगा, यानी कि हमको y बराबर मिल गया x माइनस 6। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। हमको तो बनाना है द्विघात समीकरण में, अभी द्विघात समीकरण तो हमको मिला नहीं। ये y का मान हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे तो एक चर में द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 1 और 2 से, 1 और 2 से।
ये y का मान यहां रखिए तो क्या मिला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468। ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x प्लस 36 इक्वल टू 468 को इधर ला दीजिए, 468 इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिला, 2x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस इसको घटाइए, 8 से 6 जाएगा 2, 6 से 3 जाएगा 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि 432 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें देखिए दो कॉमन है, दो कॉमन पहले निकाल लीजिए, आसान हो जाएगा गुणनखंड करने में। 6x माइनस 2 और 216 हो गया इक्वल टू 0। 2 को हम लोग उधर भेज देंगे, यानी कि कहां, दाहिने साइड में, तो 0/2 हो जाएगा। ठीक है। इसका मध्य पद तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 और ये हो जाएगा 0। तो यहां पर हम x कमन करेंगे तो x माइनस 18 मिलेगा, प्लस 12 कमन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा देखिए, x माइनस 12 से इसको कटाइए, ये 216 है, 12 से कटाइए, 1 बार में 12। ठीक है। 21 से 12 जाएगा तो क्या मिलेगा, 9 और 6 96 बचेगा, 12 8 96 8 इक्वल टू 0। तो क्या मिला आपको, x माइनस 18 और x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो हम यहां पर लिखेंगे x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x बराबर हमको मिल गया 18 और x प्लस 12 बराबर भी 0 करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, x बराबर माइनस 12 और माइनस 12 अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य होगा, क्योंकि x जो माने हैं वो वर्ग की भुजा है और वर्ग की भुजा ऋणात्मक में नहीं होती है, इसलिए ये अमान्य हो गया। अमान्य का मतलब क्या होता है, ये मान का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब हमारा मान क्या मिल गया, x बराबर 18। इसी का प्रयोग करके हम पहली वर्ग और दूसरी वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए पहली वर्ग की भुजा हम लोग लिए हैं x मीटर, तो हमको मिल जाएगा 18 मीटर। और दूसरी वर्ग की भुजा हमको क्या मिलेगी, दूसरी वर्ग की भुजा हमको देखिए y लिए हैं और y का मान देखिए यहां पर हम क्या निकाले हैं, x माइनस 6। तो हम यहां पर x माइनस 6 लिख देंगे और इसी में x का मान रखेंगे, 18 माइनस 6 मीटर बराबर 12 मीटर। यानी यही आपका आंसर होगा। इस एक्सरसाइज को यानी 4.3 को हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगला क्लास में हम लोग को मूलों की प्रकृति पढ़ना है। ठीक है। मूलों की प्रकृति हम लोग पढ़ेंगे, वही हमारा अंतिम चैप्टर भी होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से इस चैप्टर पर रखिएगा। और मूलों की प्रकृति जो आगे पढ़नी है, मूलों की प्रकृति आप लोग को पीछे वाले क्लास में हम लिखवा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, द्विघाती सूत्र जब हम लोग सिद्ध किए थे उसी समय मूलों की प्रकृति भी हम लिखवा दिए। मूलों की प्रकृति के मतलब कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो उसके कितने मूल होंगे और कैसा होगा, तो लिखवाए हैं, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। और b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो उसका मूल कैसा होगा, नहीं प्राप्त होगा। ये लिखवाए हैं, यही मूलों की प्रकृति है। उसी पर आधारित हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।